हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ पॉइंट बीजीपी में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने टीचिंग परीक्षा के इस बुक से 200 तक के प्रश्न को कवर किया था और आज जो है 200 से आगे के प्रश्न को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 201 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है महानदी पर स्थित है। तो हीराकुंड बांध हो जाएगा, दुधवा बांध भी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए इसके समरी को देखते हैं। इसका समरी क्या कह रहा है। हीराकुंड बांध तथा दुधवा बांध जो है महानदी पर स्थित है। महानदी प्रणाली जो है उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र तक विस्तृत है। इस नदी पर स्थित हीराकुंड बांध भारत की सबसे लंबा बांध है, ठीक है। हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। वह 202 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा जो है पारंपरिक स्रोत नहीं है। तो इसमें से ऊर्जा का कौन सा पारंपरिक स्रोत नहीं है। कोयला तो है, ठीक है, कोयला है और प्राकृतिक गैस भी है, यानी कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विंड एनर्जी, यानी कि पवन ऊर्जा जो है पारंपरिक स्रोत नहीं है, ठीक है। आइए इसके समरी को देखते क्या है। पवन ऊर्जा जो है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, पारंपरिक स्रोत और गैर पारंपरिक स्रोत, ठीक है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में जीवाश्म ईंधन, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि आते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, ठीक है। गैर परंपरागत स्रोत जो कि नवीकरणीय हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 203 नंबर 203 नंबर क्या कह रहा है। मोनोजाइट रेत जो है निम्नलिखित में से कौन से खनिज में पाए जाते हैं। मोनोजाइट रेत जो है कौन से खनिज में पाए जाते हैं। थोरियम में पाए जाते हैं, थोरियम में पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए इसके समरी को पढ़ लेते हैं। मोनोजाइट रेत जो है थोरियम खनिज में पाए जाते हैं। भारत में मोनोजाइट रेत मुख्य रूप से केरल के तट पर पाया जाता है। थोरियम का रासायनिक प्रतीक कितना है, TH है और इसका परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो 90 होते हैं, ठीक है। आइए इसके अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 204 पे भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों के पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर इसे क्या करना है, व्यवस्थित करना है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, नमरूप हो जाएगा, फिर ओबरा हो जाएगा, नमरूप हो जाएगा, फिर ओबरा हो जाएगा, फिर परीक्षा हो जाएगा, फिर कोटा हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका देखते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, ठीक है। 2 3 4 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। आइए इसके समरी को देख लेते हैं। समरी क्या कह रहा है। उपयुक्त विकल्पों में से थर्मल पावर प्रोजेक्टों जो है पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः नामरूप यानी कि असम में है और ओबरा उत्तर प्रदेश में है, सोनभद्र जिले के स्थित में है, परीक्षा उत्तर प्रदेश के झांकी जिले में और बेतवा नदी के किनारे स्थित है, वह कोटा जो है राजस्थान में स्थित है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 205 पे निम्नलिखित किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था, ठीक है। किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था। तो किसमें किया गया था, किस शहर में, असम में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 206 नंबर पे 206 पे आते हैं। भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी अव्यवस्थित सही युग में कौन सा हो जाएगा, ठीक है। सुरमा घाटी असम में, ये सही है। और लूनेज एरिया यानी कि लूनेज क्षेत्र जो है गुजरात में, ये भी सही है। केजी बेसिन ये कहाँ में है, केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी में, ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए इसके समरी को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। भारत के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। सुरमा घाटी, डिगबोई, नरकटिया, हगरीजन और
मोरान क्षेत्र में असम में स्थित है। ठीक है, लूने जो है अंकलेश्वर, औलियाद और डोकला महसान का कोल क्षेत्र गुजरात में है। आइए इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं 207 पे, उद्योग एवं व्यापार पे। ठीक है, क्या कह रहा है कि बिहार के किस जिले में रेशम वस्त्र का उत्पादन सबसे अधिक होता है? किस जिले में रेशम वस्त्र का उत्पादक जो है सबसे अधिक होता है? तो ये भागलपुर में जो है आपका रेशम कपड़ों का उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर इसके समरी को देख लेते हैं। बिहार के भागलपुर जिले में रेशम वस्त्र का उत्पादन सबसे अधिक होता है। यह जिला रेशम उद्योग से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, और पूरे भारत में अपने टसर रेशम और भागलपुरी साड़ी के लिए क्या जाने जाते हैं? प्रसिद्ध है। भागलपुर को भारत के रेशम शहर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 208 में, बैरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? ठीक है, बैरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। बेगूसराय जिले में स्थित है। आइए इसके समरी को पढ़ लेते हैं। बरौनी जो है, बरौनी भारत के बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित है। एक कस्बा है। यहाँ यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। बरौनी तेल शोध संयंत्र इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन कार्यरत हैं। यह संयंत्र रूस और रोमानिया की मदद में स्थापित किया गया था तथा वर्ष 1964 ईस्वी से कार्यरत है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 209 पे, निम्नलिखित में से कौन चरम स्थान पूर्व पश्चिम ग्लेशियर से जुड़े हुए हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम ग्लेशियर से जुड़े हुए हैं? तो कौन सा हो जाएगा? आपका सिलचर और पोरबंदर हो जाएगा। सिलचर और पोरबंदर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिलचर और पोरबंदर। ठीक है, आइए इसके समरी को पढ़ते हैं। समरी क्या कह रहा है? सिलचर और पोरबंदर दो स्थान जो है पूर्व पश्चिम ग्लेशियर से जुड़े हुए हैं। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर श्रीनगर और कन्याकुमारी को क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 210 नंबर, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में क्या करना है? व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? विशाखापट्टनम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन हो जाएगा? काकीनाडा हो जाएगा, मछलीपट्टनम हो जाएगा, नागपट्टनम हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। ठीक है, आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में है। ऑप्शन नंबर जो है बी में है। ठीक है, आइए इसके समरी को थोड़ा देख लेते हैं। समरी क्या कह रहा है? ये ग्राफ दिया गया, फिगर दिया गया है। ठीक है, आइए इसके अगले प्रश्न की ओर आते हैं 100। ये अगला प्रश्न जो है 211 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रॉड गेज रेलवे, ठीक है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का आकार कितना होता है? तो 1676 मिलीमीटर होता है। ठीक है, ब्रॉड गेज रेलवे का लाइन का आकार कितना होता है? 1676 होता है। ठीक है, आइए इसके समरी को देख लेते हैं। ब्रॉड गेज में रेलवों के बीच की दूरी जो होती है वो 1.676 मीटर यानी कि 1676 मिलीमीटर होता है, यानी कि 5 फीट 6 इंच होते हैं। ठीक है, ब्रॉड गेज जो है भारत, पाकिस्तान, पश्चिम बांग्लादेश, श्रीलंका, अर्जेंटीना और चिली और संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य फ्रांसिको खाड़ी क्षेत्र में BART यानी कि बे एरिया रैपिड ट्रांजिट, ठीक है, पर इस्तेमाल किया जाने वाला ट्रैक गेज है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 212 पे, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का स्थानांतरणशील कृषि है? ठीक है, कौन सा जो है उड़ीसा का स्थानांतरणशील कृषि है? तो पोंडू जो है स्थानांतरण कृषि है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पोंडू। आइए इसके समरी को देख लेते हैं। समरी क्या कह रहा है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में झूम की खेती को पोंडू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्थानांतरण कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है
और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। जब तक मिट्टी में उर्वरकता विद्यमान रहती है तो इस भूमि पर जो है खेती की जा सकती है। इसके पश्चात इस भूमि को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं 213 पे। फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं, यानी कि बागवानी कहते हैं। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। क्या कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है? फूलों की खेती। फूलों की खेती को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, रेशम कीट पालन को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं और मधुमक्खी पालन को हम लोग एपीकल्चर कहते हैं। मछली पालन को पीसीकल्चर कहते हैं। फलों का उत्पादन जो है वो आपका पोमीकल्चर कहलाता है। ठीक है, फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? पोमीकल्चर कहलाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। उत्तर भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम हैं। कौन से नाम हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? अमन, साली और अघनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 215 पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरण कृषि है? ठीक है, स्थानांतरी कृषि है। कौन सा स्थानांतरी कृषि के नाम से जाना जाता है? बेबर, दहिया, पोंदू। ठीक है, कौन सा जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। यानी कि बेबर भी है, दहिया भी है, पोंदू भी है, ये जो है स्थानांतरी कृषि के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, आइए इसके समरी को देखते हैं। स्थानांतरी कृषि को जो है झूमिंग कृषि भी कहते हैं। ठीक है, भारत में खेती के इस आदिम रूप को मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया और आंध्र प्रदेश में पोंदू या पेंडा, ठीक है, उड़ीसा में पामा या डाबी, कॉमन या बिरिंगा, पश्चिमी घाटी में कुमारी, दक्षिण पूर्व राजस्थान में बलेरे या बाल्टरे, हिमालयी क्षेत्र में खील, झारखंड में कुरबा और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में झूमिंग कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? कौन सा मिल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है फलों ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? फसलों के बीच खाली ज़मीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से क्या करना? ढकना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके समरी को देखते हैं। इसका समरी क्या कह रहा है? मल्च बनाना। ठीक है, मल्च बनाना जो है पौधों के बीच जो है अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता क्या हो जाती है? रुक जाती है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 217 पे आते हैं, 217 पे। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? खरबूजा की तो की जाती ही है, खीरा भी की जाती है, तरबूज भी की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज़? इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके समरी को देख लेते हैं। समरी क्या कह रहा है? रबी और खरीफ सीजन के बीच जो है गर्मी के महीने के दौरान एक छोटा सा सीजन होता है जिसे जायद सीजन के रूप में जाना जाता है। जायद की फसलें जो है मार्च में बोई जाती है तथा जून तक इन्हें काटा जाता है। और भारत में जायद के मौसम में उगाए जाने वाली प्रमुख फसलें खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, मूंग, जूट, तोरई, भिंडी आदि है। ठीक है, आइए इसके अगले प्रश्न की ओर आते हैं। मिट्टी का मिल्चिंग किससे संबंधित है? मिट्टी का मिल्चिंग किससे संबंधित है? तो खरपतवार की वृद्धि को कम करना, मिट्टी की उर्वरकता और स्वास्थ्य में सुधार करना, ये भी हो जाएगा। ठीक है, खरपतवार की वृद्धि को कम करना, मिट्टी की उर्वरकता और स्वास्थ्य में सुधार करना, ऑप्शन ए हो जाएगा और ऑप्शन बी भी हो जाएगा। और आइए इसके अगले ऑप्शन को देखते हैं। मिट्टी के नमी की संरक्षण करना, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। अगले इसके समरी को देखते हैं। मल्च बनाना, पौधे के बीच अनावंतित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है जिससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। और पलवार मिल्चिंग के लाभों भी क्या है? लाभ भी शामिल है। ठीक है,
मिट्टी की उर्वरकता जो है और स्वास्थ्य की वृद्धि जैविक मल्च अपघटित होकर मिट्टी के पोषक तत्वों को जोड़ते हैं, जिससे इसकी उर्वरकता और स्वास्थ्य में सुधार होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। इसके अगले प्रश्न को अगले पॉइंट को देखते हैं। क्या कह रहा है कि खरपतवार को बढ़ने से रोकने यानी कि मल्च एक अवरोध के रूप में कार्य करता है, जिससे खरपतवार के बीज तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है और उनका विकास रुक जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 219 में इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी फसल नदियों में नहीं उगाई जाती है? तो कौन सी फसल जो है नदियों में नहीं उगाई जाती है? सिंघाड़ा भी नहीं उगाई जाती है, ठीक है, कमल भी नहीं उगाई जाती है, मखाना भी नहीं उगाई जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी जो है आपका किस में उगाई जाती है? जहाँ पे पानी धीमी गति से हो, यानी कि आप बोल सकते हैं इसको क्या कहते हैं, जमे हुए पानी, एक जो होता है छोटा सा झील या तालाब भी कह सकते, झील और तालाब में जो है इन तीनों को उगाया जाता है, नदी में नहीं उगाया जाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। टू 220 पे, ठीक है, जीवाश्म के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र क्या है? ठीक है, जीवाश्म के आधारों पर मानव का उत्पत्ति केंद्र क्या है? तो क्या हो जाएगा? रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अफ्रीका की रिफ्ट वैली। ठीक है, आइए इसके समरी को पढ़ते हैं। जीवाश्म के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र जो है वो जो है महाद्वीप है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप मानव जाति की उत्पत्ति प्लीस्टोसीन युग के अंत में अनुमानित की गई है। ठीक है, जो कि हर्टो प्रथम एवं द्वितीय लेवेटाइन जीवाश्मों के अध्ययन पर आधारित है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में अस्कुलहुल और दो समुदाय के मध्य जो है सांस्कृतिक, आइए इसके समरी को देख लेते हैं। समरी क्या कह रहा है कि दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क को एक्लचरेशन कहा जाता है। ठीक है, आइए इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 222 पे कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं? कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं? कोयला नगरी जो है आपका धनबाद कहलाया जाएगा। कोयला नगरी जो है धनबाद कहलाएगा ये। आइए इसके समरी को पढ़ लेते हैं। समरी क्या कह रहा है? झारखंड के धनबाद शहर को भारत की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है। धनबाद में प्रसिद्ध स्थान झरिया में बड़ी संख्या में कोयला खदानें मौजूद है, इसलिए इसे भारत की कोयला राजधानी या भारत की ब्लैक डायमंड कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आइए इसके अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में आदिवासी की जनसंख्या घनत्व जो है अधिक है? भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक घनत्व में है? तो किस में हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इनमें से जो है आपका आंसर हो जाएगा मिजोरम में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 224 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से विषम को चयन कीजिए। तो विषम चयन करना है। मुंबई जो है आपका, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी हो गई। ठीक है, सहारनपुर कोलकाता भी हो गया आपका राजधानी है ये। सहारनपुर हो जाएगा इनमें से अलग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए इसके समरी को देखते हैं। क्या कह रहा है कि मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। ठीक है, कोलकाता भारत के पश्चिम बंगाल की राजधानी है। सहारनपुर ये किसी की राजधानी नहीं है। ठीक है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का क्या है? एक छोटा सा शहर है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 225 में मोटा अनाज को जो है चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सूखी सहिष्णु फसल है। ठीक है, और कुछ बाहरी कारक की आवश्यकता होती है, ये भी बात सही है। ठीक है, पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर होती है, ये भी बात सही है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके समरी को पढ़ लेते हैं। समरी क्या कह रहा है कि मोटे अनाज को अक्सर उनके
असंख्य स्वास्थ्य लाभों और इस तथ्य के कारण चमत्कारिक अनाज कहा जाता है कि वे कठोर और शुष्क वातावरण, ठीक है, पनप सकते हैं। जहाँ अन्य फसलें संघर्ष करती है वहाँ मोटे अनाज जो चमत्कारी अनाज माने जाने के कुछ प्रमुख कारण हैं जो निम्न है, ठीक है। मोटा अनाज जो है प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, ठीक है। मोटा अनाज जो है सूखा सहिष्णु फसल है। इसमें अन्य फसलों की तुलना में जो है कम पानी और कम कीटनाशकों की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिसमें कि यह किसानों के लिए पर्यावरण और अनुकूलन की विकल्प बन सकता है। गेहूं और धान फसलों के मुकाबले इनमें सॉल्युबल फाइबर के साथ ही कैल्शियम और आयरन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारत का स्थल कृषि मानचित्र, ठीक है, किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय सर्वेक्षण द्वारा बनाया जाता है। आइए इसके समरी को पढ़ लेते हैं। समरी क्या कह रहा है? भारत का स्थल कृषि मानचित्र जो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा बनाया जाता है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन है। इसकी स्थापना 1767 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। आइए 227 पे इसे मिलान करना है। तो मिलान क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो 4 क्या हो जाएगा? डेल्टा हो जाएगा, यानी कि ये इससे मिल जाएगा। कंकार आपका किससे हो जाएगा? बंगार से हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, ठीक है। और कायल जो हो जाएगा वो कायल आपका किससे हो जाएगा? 3 का सी का जो हो जाएगा 4, यानी कि कोस्टल प्लेन हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? तटीय मैदान पे हो जाएगा 3 का, ठीक है। सी का हो जाएगा 4 नंबर। और आपका मांड का क्या हो जाएगा? पंजाब का मैदान, ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ। 4 का क्या हो जाएगा? डेल्टा हो जाएगा। और कंकार का बंगार हो जाएगा। इस तरीके से इसका मैच हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 2 3 4 1। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 228 पे इसमें भी सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है। ये जो 28 नंबर जो है संसाधनों की उपलब्धता और प्रांतों के नाम, ठीक है। खनिज संसाधन की संपन्नता परंतु औद्योगिकरण की कमी, ये प्रांतों के नाम किससे? झारखंड से। जल संसाधनों की संपन्नता परंतु जो है आधारभूत संरचना की कमी, ठीक है, कि विकास की कमी, ये किससे हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश से हो जाएगा, यानी कि 2 का बी का 2 हो जाएगा और ए का 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न के अगले पॉइंट पे आते हैं। क्या कह रहा है? सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी जो है वो राजस्थान से हो जाएगा। खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के संसाधनों की कमी, यह लद्दाख से हो जाएगा, ठीक है। आइए इसके ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 229 पे प्रश्न संख्या 229 है, ठीक है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली रिज अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है, पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 230 नंबर प्रश्न पे आते हैं। आइए वर्ल्ड ज्योग्राफी से देखते हैं। प्रश्न है विश्व का भूगोल, ठीक है, इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो क्या कह रहा है? सूर्य है, क्या है सूर्य, ठीक है। सूर्य क्या है? येलो स्टार, रेड स्टार, वाइट स्टार, मोर देन अबव, ठीक है, और नन ऑफ एबव। तो क्या कह रहा है? तो सूर्य क्या है? एक येलो स्टार है, यानी कि पीला तारा है। आइए इसके समरी को देखते हैं। समरी क्या कर रहा है? ये सारे प्रश्न जो है TRE 2 में पूछे गए हैं। सूर्य एक पीला तारा है। सूर्य के पीले दिखने के पीछे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन को बताया जाता है, ठीक है। हम जानते हैं कि सूर्य से आने वाली किरणें 7 अलग अलग रंगों में विभक्त होती है, ठीक है, रंगों में होती है। और वायुमंडल से गुजरने के कुछ किरणें चारों ओर वायुमंडल में बिखर जाती है, जिससे सूर्य और उनकी रोशनी हमें पीली दिखाई पड़ती है, ठीक है। सूर्य को पीला तारा समझा जाता है।
आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 231 पे आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना जाता है? ठीक है, आकार और समानता के कारण तो किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन भी बोल सकते हैं, तो शुक्र ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए इसके समरी को देखते हैं। आकार और माप के समानता के आकार को जो है शुक्र ग्रह पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना जाता है और इसे सांझ का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन जुड़वा बहन भी सही कहते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 232 पे निम्नलिखित में से कौन सा एक विशाल ग्रह नहीं है? तो कौन सा एक विशाल ग्रह नहीं है? तो मंगल जो ग्रह जो है वो विशाल ग्रह नहीं है। आइए इसके समरी को पढ़ते हैं। मंगल कोई विशाल ग्रह नहीं है। ठीक है, स्थलीय ग्रह पृथ्वी जैसे ग्रह हैं जो चट्टानों या धातुओं से बने होते हैं, जिनकी सतह कठोर होती है। हमारे सौरमंडल में 4 स्थलीय ग्रह हैं जो सूर्य के सबसे निकट भी है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, गैस विशाल ग्रह जो मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों से बनी होती है। इनका केंद्र जो है अपेक्षाकृत छोटा चट्टान और बृहस्पति और शनि सौरमंडल के गैसीय ग्रह है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 233 पे पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी होती है, क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, अपसौर में कहलाती है। यानी कि इसकी दूरी को जो हम लोग अपसौर में मापते हैं। आइए इसके समरी को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी जो है सौर्य कहा जाता है। सूर्य के केंद्र और पृथ्वी के केंद्र के बीच सूर्योच्च की दूरी यानी कि कितनी कहलाती है? 152,097,700 किलोमीटर है। अपसौर आमतौर पर जो है प्रत्येक वर्ष जुलाई की शुरुआत में होता है और वह स्थान जहां पृथ्वी के ग्रह सूर्य के सबसे निकट होते हैं सूर्य समीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सूर्य के समीपक के दौरान पृथ्वी और सूर्य के केंद्र की दूरी जो होती है वो आपका 147 मिलियन किलोमीटर है। यह आमतौर पर जनवरी के महीने में होता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 234 पे ओजोन छिद्र अस्पष्ट होते हैं। ओजोन छिद्र जो होते हैं वो अस्पष्ट कब किस में होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर होते हैं, कर्क रेखा पर होते हैं, मकर के रेखा पर होते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक होते हैं या इनमें से कोई नहीं होते हैं। तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर जो होता है ओजोन छिद्र जो है सबसे अधिक स्पष्ट होता है। कहाँ पे होता है? दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, आइए इसके समरी को पढ़ लेते हैं। समरी क्या कह रहा है? दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन छिद्र जो होते हैं वो सबसे स्पष्ट होते हैं। समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय विस्तृत रूप से होता रहता है, लेकिन यह अवक्षय जो है अंटार्कटिक क्षेत्र में विशेष रूप से अधिक होता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप यहाँ काफ़ी बड़े क्षेत्र में ओजोन परत की काफ़ी पतली हो गई है और ओजोन छिद्र जो है पृथ्वी की सतह से 15 से 30 किलोमीटर के बीच समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 231 पे तो 235 पे आते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न? ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा कितनी होती है? तो 179 होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके समरी को पढ़ लेते हैं। 1 डिग्री पर के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं की उत्तरी गोलार्ध में ग्लोबल पर कुल संख्या 89, इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध पर ग्लोबल पर कुल संख्या जो होती है 89 होती है। इस प्रकार ग्लोब पर 1 डिग्री अंतराल पर कुछ अक्षांश रेखाओं की संख्या जो होती है 179 है। ठीक है, 179 में 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा भी शामिल है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 236 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंधीय आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 66 डिग्री अक्षांश उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित है, ये सही बात है। गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांशों पर स्थित है, ये भी बात है। और दक्षिण ध्रुव वृत्त जो है वो आपका दक्षिणी ध्रुव बीच के स्थित क्षेत्र है, ये भी सही हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 237 पे आते हैं।
यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं और ग्रीनविच के 30 डिग्री पूरब में क्या होगा? तो 30 डिग्री के पूरब में जो है वो दोपहर 2 बजेगा ही। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं 238 पे। भारत मानक समय ग्रीनविच मानक समय में कितने आगे रहता है? तो 5.5 घंटे यानी कि 5.1/2 घंटे जो है वो आगे रहता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए इसके समरी को पढ़ लेते हैं। भारत मानक समय वह समय है जो पूरे भारत और श्रीलंका में देखा जाता है। IST की गणना इलाहाबाद वेधशाला से की जाती है और 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर पर स्थित है। और IST जो है ग्रीनविच मध्य समय के ठीक 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 239 पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लोक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कनाडा और USA के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। ठीक है, कनाडा और USA के मध्य भौगोलिक सीमाएं बनाती है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 240 पे आते हैं। ज्योग्राफिकल हिस्ट्री एंड पेट्रोलॉजी। ठीक है, अगला प्रश्न है जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड पेट्रोलॉजी से। ठीक है, कह रहा है कि क्वेश्चन खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टानों के स्तर में जमा होते हैं? ठीक है, खनिज जो है निम्नलिखित में से किस चट्टानों के स्तर में जमा होते हैं? तो अवसादी चट्टानों के जमा होते हैं। ठीक है, आइए इसके समरी को देख लेते हैं। समरी क्या कह रहा है? खनिज अक्सर तलछटी, ठीक है, तलछटी चट्टानों की परतों में जमा और संचित होते हैं। तलछटी चट्टानें पृथ्वी की सतह पर और जल निकायों के भीतर खनिज और कार्बनिक कणों के संचय और संघनन से बनती है। ठीक है, इन चट्टानों में आमतौर पर चूना पत्थर जैसे खनिजों की महत्वपूर्ण मात्रा होती है, जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ठीक है, और बलुआ पत्थर जिसमें कि क्वार्ज और अन्य खनिज होते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 241 पे। शैल्य जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है? शैल्य जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तो इनका आंसर हो जाएगा अवसादी शैल्य में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अवसादी शैल्य में जो है जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, आइए 242 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत है? कौन सा युवा वलित पर्वत है? युवा वलित पर्वत नहीं है, सॉरी, युवा वलित पर्वत नहीं है। अरावली तो है, ठीक है, एंडीज है, सॉरी, अरावली नहीं है, एंडीज भी नहीं है, एप्लेसियन भी नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो इनमें से एक से अधिक जो है युवा वलित पर्वत नहीं है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 243 पे। ठीक है, दक्षिण प्रायद्वीप उच्च भूमि का भाग है, तो कौन सा है? गोंडवाना लैंड जो है आपका दक्षिणी प्रायद्वीप उच्च भूमि का भाग है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 244 पे। ठीक है, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है? तो रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवरों को जो हम लोग क्या कहते हैं? डेज ट्रिकोलस कहते हैं, डेज ट्रिकोलर्स। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 245 पे आते हैं। 245 नंबर क्या कह रहा है आपका? कि पर्वत चोटियों पर पाए जाने वाली चट्टानी सतह को क्या कहा जाता है? फैशन मेयर कहते हैं, फैशन मेयर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फैशन मेयर कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 246 पे। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है? कि ठंडा, गर्म, क्या कह रहा है? ठंडा, गर्म, नरम, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो क्या है? सहारा जो है गर्म स्थान है। ठीक है,
गर्म है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 248 पे। आइए इसके समरी को पढ़ लेते हैं। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान के समरी को पढ़ लेते हैं। सहारा एक उष्ण रेगिस्तान है। ठीक है, यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। उत्तरी अफ्रीका में स्थित यह लगभग 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और सहारा अपनी अत्यधिक गर्मी के लिए जाना जाता है, जहां तापमान अक्सर 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। यह रेत, टीलों के चट्टानों, पठारों और विरल वनस्पतियों के विशाल विस्तार से पहचाना जाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ज्वालामुखी एवं भूकंप में रिएक्टर स्केल किसका मापक है। ठीक है, रिएक्टर स्केल से हम लोग क्या मापते हैं। प्रश्न ये जो पूछा गया है TRE 2 में पूछा गया प्रश्न है। रिएक्टर स्केल किसका मापक है, तो आपका भूकंप से मापते हैं, अर्थक्वेक जो होता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। इसके समरी को पढ़ लेते हैं। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता अर्थात भूकंप की शक्ति को मापते हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है कि भूकंप भौतिक प्रभाव को मापा जाता है। आइए इसके अगले प्रश्न की ओर आते हैं 248 पे। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापते हुए उपयोग में लाया जाता है। तो कौन सी जो है भूकंप की गहनता को गहनता का नापते हुए उपयोग में लाया जाता है, तो किसको लाया जाता है, मरकली पैमाना को जो है भूकंप की गहनता को नापते हुए इसे उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 249 पे। भूकंप के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है। ठीक है, भूकंप के संबंध में कौन सा कथन क्या सत्य है। पी तरंगे अनुपस्थ तरंगे है। ठीक है, धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, जानवरों के व्यवहार के अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीके में से एक है। बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। आइए अंतिम क्वेश्चंस की ओर आते हैं 250 में। ज्वालामुखी की गतिविधियों के अंतिम संकेत क्या कहते हैं। तो ज्वालामुखी की गतिविधियों के अंतिम संकेत क्या कहलाती हैं, धुआंरें कहलाती है। ठीक है, धुआंरें कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 250 से आगे के प्रश्न को हम लोग जो है अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप सभी को हमारा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।